Good morning, Tanu. Good morning, Akila. Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Khushi. Good morning, Diksha. Good morning, Shivani. Good morning, Ajay. Good morning, Sneha. चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन का एक टॉपिक रह गया, उसको बाद में कर लेंगे अलग से। ठीक है, जब मतलब ये है कि जब एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेंगे तब कर लेंगे उसको। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रह गया वो, सैटेलाइट वाला और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग कशिश। ठीक है, तो एक चीज और समझ लो आप पहले कि लाइक कल मैंने आपको जो केमिस्ट्री की वर्कशीट दी है वो आपको कल तक करनी है। ठीक है, मतलब ये है कि आज का टाइम मैं आपको और दे रहा हूँ, तो कल की केमिस्ट्री क्लास में आप मेरे से उसके डाउट्स पूछोगे, लाइक जो क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। और बाकी कल की क्लास से पहले पहले आप मेरे को उसकी पीडीएफ भेज दोगे बना के। ठीक है, तो आज का टाइम है और कल शाम तक का भी टाइम है मतलब। तो आज केमिस्ट्री की जो इवनिंग में क्लास होगी उसमें हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो कल तक ये है कि आपकी कंप्लीट हो जानी है वर्कशीट, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। और फिर जो सेल वाला चैप्टर है वो भी रिवाइज करके रखना। देखते हैं फिर उसका, या तो परसों टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इजी से चैप्टर है, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे। तो यहाँ पर पहला एक टर्म होता है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब ये क्या टर्म होता है, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। तो लाइक देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि लाइक आप मैकेनिकली किसी भी मटेरियल के साथ या किसी भी सॉलिड के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हो, यानी कि उस पे फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करते हो या साइज चेंज करने की कोशिश करते हो, तो उसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लाइक दो एग्जांपल अभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है इलास्टिसिटी और दूसरा है प्लास्टिसिटी। ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि जब भी आप मैकेनिकल फोर्स वगैरह इस पे लगाते हो या प्रेशर लगाते हो, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनमें, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये दिखाई देती है हमको। ठीक है, तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है, इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी बॉडी पर लोड लगा रहे हो। ठीक है, एंड लोड लगाने के बाद क्या है, अगर वो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, और शेप चेंज हो गई मतलब आपने क्या करा, जैसे कोई वायर ली। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये मैंने कोई यहाँ पर जो है एक वायर ली, ये एक वायर का पीस है, और इस वायर के पीस को मैंने क्या करा, दोनों साइड से यहाँ पर जोड़ के रख दिया किसी मशीन से। अब वो मशीन बेसिकली क्या कर रही है, इस वायर के ऊपर इधर और इधर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स किसी भी चीज को खींचता है और उसके अंदर टेंशन पैदा करता है, ऐसे फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वायर को खींच रहा है, यानी कि वायर के अंदर क्या पैदा हो रही है, टेंशन फोर्स पैदा हो रही है। ठीक है, ठीक है, टेंशन फोर्स कब पैदा होती है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। लाइक आप किसी भी चीज को ऊपर सीलिंग से लटका दो,
तो क्या होगा, जो भी वायर होगा या रोप होगा या जो भी थ्रेड होगा, वो थ्रेड पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स आएगा, यानी कि टेंशन फोर्स आएगा। अब वो टेंशन फोर्स आता क्यों, क्योंकि लोड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस लोड को ओवरकम करने के लिए जो फोर्सेस किसी भी मटेरियल के अंदर जनरेट होते हैं उन्हें हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेंशन फोर्स हो गया। तो बेसिकली अगर हम फोर्स दोनों तरफ बाहर की तरफ लगा रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है ऐसे इस तरफ अंदर की तरफ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी टेंशन फोर्स आपको दिखता है तो वहां पर, मतलब जहां पर भी टेंशन होता है कहीं पर भी किसी भी मटेरियल में, तो वो टाइप के जो फोर्सेस हमारे होते हैं उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक वायर को मैं दोनों साइड से अगर खींच रहा हूं और खींचते खींचते मान लो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे आ चुकी है। ठीक है, मैंने इसको खींचा, तो मान लो यहाँ पर पहले जो इसकी लेंथ थी वो सपोज स्मॉल एल के बराबर थी इस वायर की। लेकिन जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, यहां तक, मतलब पहले इतनी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, और जब मैंने इस वायर को खींचा तो इसमें क्या हुआ, छोटा सा जो पोर्शन है लेंथ का, सपोज इतना जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डेल्टा एल लेंथ जो है इसमें इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो टेंशन फोर्स जब मैंने लगाया या टेंसाइल फोर्स जब मैंने लगाया तो वायर की जो लेंथ है वो खिंच गई। मान लो छोटा, ये बहुत छोटा सा चेंज होता है, वो मैंने दिखाने के लिए आपको इतना बड़ा दिखाया है, लेकिन काफी छोटा सा चेंज है ये। ठीक है, अब क्या है कि मैंने क्या करा, सपोज ये तो टेंसाइल फोर्स अभी भी मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अभी भी मैंने क्या, ये टेंसाइल फोर्स लगा के रखा हुआ है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अब इस टेंसाइल फोर्स को हटा देता हूं। तो अगर मैं इस टेंसाइल फोर्स को हटा देता हूं और उसके बाद ये जो मेरा डेल्टा एल चेंज आया था इसकी लेंथ में, वो डेल्टा एल चेंज जो है वो गायब हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि फोर्स जो लगा के मैंने इस वायर को खींच दिया था उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी। वो लेंथ बढ़ने के बाद जब मैंने क्या करा, फोर्स को वापस से हटाया, तो वापस से क्या करा, इसकी लेंथ वापस से छोटी हो गई एल के बराबर। यानी कि जो भी इसमें एक्सटेंशन हुआ था वो एक्सटेंशन गायब हो गया। ठीक है, तो लोड अगर जैसे ही मैंने हटाया तो उसमें जो यहाँ पर एलोंगेशन आया था वायर में वो अगर खत्म हो जाता है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को बोलूंगा कि भाई ये मटेरियल के अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। यानी कि ये जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, तो अब फाइनल जो कंडीशन हो गई मेरी वायर की ऐसी हो गई कि जब मैंने फोर्सेस यहाँ से हटा दिए तो यहाँ पर मेरे को वापस से वायर की जो लेंथ है वो एल मिल गई। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है कब की है, ये आपकी तब की है जब फोर्सेस रिमूव्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे थे, टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगा रहे थे। उस केस में फोर्स जब तक लगा के रखोगे तब तक वो लेंथ में चेंज रहेगा, एलोंगेटेड वायर रहेगी। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, फोर्स को हटा देते हो वायर के दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो वापस ओरिजिनल लेंथ एल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लाइक ऐसी जब भी सिचुएशन बनती है तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन बेसिकली इसकी ये है, आप लिख लो इसको। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द प्रॉपर्टी of a body by virtue of a body by virtue of which it tends to regain original size and shape when the applied force is removed। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल के पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल possessing this property are known as elastic materials।
ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो। एंड यहाँ पर देखो, ये सिर्फ हमने वायर का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, मान लो आपने क्या करा, एक मेटल का जो है यहाँ पर एक क्यूब लिया है इस तरीके से। ठीक है, मेटल का मान लो आपने यहाँ पर क्या लिया है, एक क्यूब लिया है। अब इस क्यूब के मतलब 6 फेसेस होते हैं, आपको पता है। ठीक है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। आप क्या कर रहे हो, हर फेस पर इसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, एक पीछे से भी होगा और एक ही आगे से होगा। मान लो आप क्या कर रहे हो, हर फेस के ऊपर इक्वल लोड अप्लाई कर रहे हो। मान लो 500 न्यूटन का फोर्स जो है आप हर फेस के ऊपर लगा रहे हो। अब हर फेस के ऊपर जब आपने फोर्स यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। ठीक है, ये जो आपको क्यूब दिख रहा है, इसका साइज जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, मान लो कि ये साइज थोड़ा सा छोटा हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा साइज जब छोटा हो गया, आपने अभी भी क्या है, यहाँ पे फोर्स 6 फेसेस पे इसके लगा रखा है। ठीक है, तो 6 फेसेस पे आपने क्या कर रखा है, अभी भी इसका फोर्स जो है लगा रखा है। तो ये एफ फोर्स है, 6 फेसेस पे एफ फोर्स लग रहा है। और उसके बाद जब यहाँ पर क्या करते हो कि जब आप लोड को रिमूव कर देते हो, तो वापस से यहाँ पर जो आपको क्यूब मिल जाता है वो ओरिजिनल मिल जाता है, यानी कि उसका जो शेप और साइज है वो एकदम ओरिजिनल रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी रही इस मटेरियल की, वो कौन सी प्रॉपर्टी रही, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी रही। ठीक है, तो लाइक ये है कि लोड जो है वो आपका कैसा भी हो सकता है। अब ये जो मैंने आपको सेकंड केस में लोड दिखाया है, इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव फोर्स, जो कि टेंसाइल फोर्स का जस्ट ऑपोजिट होता है। टेंसाइल का मतलब किसी चीज को टेंशन में रखना या उसको खींच के रखना, और कंप्रेसिव का मतलब कि अंडर कंप्रेशन रखना, उसको दबा के रखना। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं आपके, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टेंसाइल मतलब खींचना, और कंप्रेसिव फोर्स मतलब उसको दबा के रखना। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई, और ये मतलब किसी भी मटेरियल पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मटेरियल, चाहे आप वायर ले लो, चाहे आप कोई मेटल की बॉल ले लो, चाहे मेटल का क्यूब ले लो, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, किसी भी मटेरियल का आप लेके ये चेक कर सकते हो। ठीक है, कि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो, जो आपको नोट करके रखना है। वो ये है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टील और ये जो रबर होता है, रबर मतलब जिससे ये आपका रबर बैंड बनता है या फिर आपका इरेजर बनता है, तो वो वाले रबर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक है कि जो स्टील होता है, स्टील आपको मटेरियल पता है स्टील क्या होता है, लाइक स्टील के आपके बर्तन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल जो स्टील होता है वो आपका ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्टील के ऊपर, मान लो आपने क्या लिया, एक स्टील का पीस लिया और एक रबर का पीस लिया, एंड उस पर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगाए, चाहे वो कंप्रेसिव हो चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो, किसी भी टाइप का आपने फोर्स लगाया। तो जब आप फोर्स लगा के उस पर से हटाओगे, तो स्टील के पास ज्यादा टेंडेंसी होगी फोर्स को झेलने की और वापस अपनी पोजीशन को रिगेन करने की, वापस अपने शेप साइज को रिगेन करने की, इन कंपैरिजन टू रबर। ठीक है, मान लो आप क्या कर रहे हो, स्टील के ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और रबर के ऊपर भी आपने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और खींच रहे हो आप। रबर का आपने एक टुकड़ा लिया, रबर के दोनों एंड को पकड़ के आप खींच रहे हो 500 न्यूटन का फोर्स लगा के, और आपने एक स्टील का टुकड़ा लिया और उस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको खींच रहे हो। तो क्या है, अगर आप थोड़ी देर बाद उस फोर्स को हटाते हो, तो रबर जो है, मतलब उस फोर्स पे रबर जो है, मतलब हो सकता है कि वापस अपनी पोजीशन ना ले, लेकिन स्टील जो है वो ज्यादा, मतलब इस चीज के लिए कैपेबल है कि वो अपनी पोजीशन को वापस से रिगेन कर लेगा। यानी कि स्टील के पास ज्यादा टेंडेंसी है कि वो ज्यादा फोर्स तक ऊपर जा सकता है, उसकी इलास्टिक लिमिट काफी ऊपर तक होती है, यानी कि ज्यादा फोर्स को वो झेल लेगा। और ज्यादा फोर्स को झेलने के बाद जब उस पर से फोर्सेस हटाए जाएंगे, लोड हटाए जाएंगे, तो उसके बाद वो अपनी पोजीशन या जो भी अपना शेप और साइज है उसको रिगेन कर लेगा। लेकिन रबर जो है, उसकी जो ये कैपेबिलिटी होती है ये काफी कम होती है। यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो रबर वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, स्टील के कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे, तो रबर जो है वो फेल हो जाएगा। यानी कि जब आप खींच दोगे वो तो वो टूट सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि वो क्या करे, मतलब मटेरियल आपने खींच दिया और वो वापस अपनी पोजीशन पे आई ही ना। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि स्टील जो होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से।
क्यों होता है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम वही एक वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो मटेरियल इलास्टिक है या प्लास्टिक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, लेड हो गया, बहुत सारे और भी मटेरियल होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ये मेटेरियल या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो कितना इलास्टिक है या कितना प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये वायर का एग्जांपल, लाइक वायर ऊपर जो हमने लिया था मे बी वो स्टील का हो सकता है, क्योंकि स्टील क्या होता है कि इलास्टिक मटेरियल होता है। और यहाँ पर अगर हम प्लास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पर लाइक एक ऐसा हमने मटेरियल लिया है जिसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत कम होती है और बेसिकली वो प्लास्टिक होता है। तो देखो इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर सेम वही कंडीशन ली, मैंने क्या करा, टेंसाइल फोर्स लगाया एक वायर के ऊपर, एंड क्या हुआ, ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। फोर्स मैंने अभी भी इस पे लगा के रखा है, लोड लगा के रखा है। तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, और बाद में इसकी जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई, यानी कि कुछ चेंज आ गया इसकी लेंथ में, लेंथ इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई टेंसाइल फोर्स लगाने पे। अब मैंने क्या करा, लोड को रिमूव कर दिया, लोड इज रिमूव्ड, ठीक है। तो लोड रिमूव करने के बाद क्या हुआ, यहां पर जो वायर की लेंथ थी वो एल प्लस डेल्टा एल ही रही, वो वापस से एल में चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस मटेरियल के अंदर जब आपने लोड लगाया तो यहां पर किस टाइप की डिफॉर्मेशन आ गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमने जब टेंसाइल फोर्स लगाया इस पे, तो ये परमानेंटली इसकी जो लेंथ है वो एलोंगेट हो गई, परमानेंटली जो इसकी लेंथ है वो बड़ी हो गई, और अब ये वापस जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जा रही। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, और ऐसे जो मटेरियल प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो मैं बता देता हूं आपको। चलो डेफिनेशन क्या लिखनी, बता तो दिया ही है मैंने, कि मतलब डेफिनेशन बेसिकली इसकी यही है, ऊपर वाली से आप लिख सकते हो, ऊपर जो हमने लिखी थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है, वापस से अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, लेकिन प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता, और ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्या हो गया आपका, पुट्टी हो गया, ठीक है, मड हो गया। पुट्टी आपने देखा होगा ना, पुट्टी घर पे करते हैं व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे दीवारों पे, वो वाली पुट्टी, ठीक है। तो पुट्टी हो गया, मड हो गया, ये सारे आपके क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल आपके ये होते हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको ये समझ आ गया या आपको कोई डाउट है इसमें। यस सर, समझ आ गया। और बाकी लोग, यस सर। आ गया सर। एक बार एनसीईआरटी इसकी जरूर रीड कर लेना क्लास खत्म होने के बाद, उससे आपको और कुछ एग्जांपल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी तो हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये दिया है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसको बस रीड कर लेना, मैं इसको ज्यादा बता नहीं रहा क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बता दी। इसमें ये बताया कि भाई इलास्टिसिटी वाला जो बिहेवियर है वो आता कैसे है। तो इसमें लाइक आपको एक फिगर दिया है, फिगर में क्या दिया है आपको, उसके कुछ एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी एक सॉलिड है, सॉलिड का आपको एक स्प्रिंग बॉल मॉडल दिया है। स्प्रिंग बॉल मॉडल जो यहाँ पर दिया है, लाइक कोई भी सॉलिड का हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि लाइक जो भी कोई सॉलिड होता है, तो सॉलिड के ये जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं इस तरीके से होंगे, ठीक है। एंड इसके बीच में क्या है, जो यहाँ पर ये बॉन्ड्स होते हैं, इनके बीच में जो एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्ड्स हैं, एटम्स के बीच में यहाँ पर जो म्यूचुअल बॉन्ड्स बने होते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, स्प्रिंग की तरह मान लेते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग की तरह मान लिया। अब आप मान लो इस सॉलिड पे अगर फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके बीच के बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं, स्प्रिंग की तरह खिंच जाते हैं। और जब आप क्या करते हो, यहां से फोर्स को हटा देते हो, जब लोड को रिमूव कर देते हो, तो ये स्प्रिंग जैसे क्या होते हैं, वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे,
ठीक है, अपनी वापस मतलब अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापस लौट कर आ जाते हैं। तो ये लाइक इसका क्या है, स्प्रिंग बॉल मॉडल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बॉल मॉडल, और बाकी बस इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर आते हैं हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे। ठीक है, स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है वो क्या चीज होती है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, a restoring force is developed in the body. This restoring force is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. ठीक है, the restoring force per unit area is known as stress. ठीक है, तो डेफिनेशन से जैसे आपको समझ आ गया होगा कि जब किसी बॉडी पर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक फोर्स और एक डिफॉर्मिंग फोर्स ये दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सेम हो। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ये है कि जब भी आप एक फोर्स लगा रहे हो और वो क्या कर दे, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म कर दे। ठीक है, बॉडी डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, लाइक जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसको चेंज कर देना, उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो यानी कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक फोर्स लगा रहे हो एंड उस फोर्स की वजह से क्या हो, वो बॉडी डिफॉर्म हो जाए। बॉडी डिफॉर्म का मतलब है कि लाइक या तो उसका साइज चेंज हो जाए, उसकी लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाए, या फिर उसकी शेप चेंज हो जाए। मान लो आपके पास क्या था, एक क्यूब का वो था, मतलब एक क्यूब था मेटल का, एंड आपने उसको प्रेस कर करके एक शीट बना दी उसकी। ठीक है, या मान लो आपने क्या लिया, एक गोल्ड का पीस लिया एंड गोल्ड के पीस को आपने स्ट्रेच करते करते उसका एक वायर बना दिया। तो यहाँ पर या तो शेप चेंज हो जाए या फिर क्या हो, उसकी उसका जो साइज है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर ये चीज हो रही होगी तब हम उस फोर्स को बोलेंगे कि ये जो फोर्स इसमें लग रहा है वो कैसा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप किसी भी बॉडी पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग। ठीक है, रीस्टोरिंग का मतलब क्या है, अभी जो हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा कि लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद क्या है, उसमें जब हम लोड हटा रहे होंगे तो वहां पर क्या है, वो अपनी पोजीशन जो है या जो शेप और साइज है उसको रिगेन कर लेगा। तो वो रिगेन कैसे कर रहा है, क्योंकि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने स्प्रिंग वाला एग्जांपल पढ़ा, तो स्प्रिंग मॉडल से हम ये समझ सकते हैं जब हम किसी भी सॉलिड को खींच रहे होंगे, उसको दबा रहे होंगे, तो स्प्रिंग जो होंगे यानी कि उसके बीच के जो बॉन्ड्स होंगे वो या तो कंप्रेस होंगे या फिर क्या होंगे, वो स्ट्रेच हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, लोड को हटाएंगे तो वापस से स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, जिस वजह से सॉलिड जो है वो क्या करेगा, अपनी एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनल शेप और साइज था उसको रिगेन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अंदर डेवलप होता है। ठीक है, और जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, ये आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स है।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ। लाइक ये आपने यहाँ पर कुछ ये लिया, ठीक है, ये आपने कोई एक सॉलिड लिया, ठीक है, एंड इसका यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हो ये ए के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मान लो ये जो फिगर है ये आपका कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो फेस है जिसपे मैं फोर्स इधर को लगाऊंगा, ये मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स मैं इधर को लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ और खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके जस्ट अगेंस्ट यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पर पैदा हो रहा होगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा होगा। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स मेरा कैसा है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग का मतलब क्या, कि इसकी शेप और साइज को चेंज करना चाहता है। तो जैसे जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन एक सर्टेन स्टेज तक ये होता है। उसके बाद मान लो आप एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ये सॉलिड को बीच में से तोड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये लाइक एक इस लिमिट होती है इसकी, अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे लिमिट में, कि लाइक क्या लिमिट होती है वो, हुक्स लॉ वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रह रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर इसके ये वाला जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसको मैं स्मॉल एफ कंसिडर कर लेता हूं, ये वाला जो फोर्स है ये मेरा कैसा फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो लाइक ये समझ सकते हो आप, ये न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि बाहर से आप खींच रहे हो लेकिन अंदर से वो एक अपना अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जो इक्वली इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। और जो क्या करेगा कि मान लो एक लिमिट तक अगर आप ये फोर्स को बढ़ाते रहते हो और उसके बाद ये फोर्स को हटा दोगे तो अंदर वाला रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, वापस से पूरे मटेरियल को उसी पोजीशन पे लेकर आ जाएगा, यानी कि उसी शेप और साइज में लेकर आ जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अभी फोर्स कौन सा वाला फोर्स है, ये आपका फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो ये आप चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो या रीस्टोरिंग फोर्स बोलो, बात एक ही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और आप अगर देखोगे ध्यान से जब हम अभी फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, यही होता है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन आपको ध्यान यहाँ ये वहां पर ये रखना है कि वहां पे जो फोर्स होता है, ठीक है, मतलब जो प्रेशर के केस में हम लोग फोर्स पढ़ते हैं वो आपका जो फोर्स होता है कैसा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। और वो वाला फोर्स जरूरी नहीं है कि आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हो, लेकिन स्ट्रेस के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो आपका एक टाइप का कैसा फोर्स होना चाहिए, डिफॉर्मिंग टाइप का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट जो है, तो ये स्ट्रेस हो गया, इसकी यूनिट आप लोग बता सकते हो, स्ट्रेस की यूनिट जो हो गई, इसको कई बार हम सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, एफ बाई ए हो गई, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन होती है फोर्स की, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, या फिर इसी यूनिट को आप पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है, पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए। तो ये इसकी यूनिट के बारे में हो गया, सिग्मा से इसको डिनोट कर सकते हो स्ट्रेस को। तो ये आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि भाई पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मतलब कितना डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रेन, कि स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। और स्ट्रेसेस यहाँ पर कैसे मतलब स्ट्रेस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। होते और भी हैं लेकिन अभी यही हमें दोनों पढ़ने हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका मतलब आप खुद ही समझ गए होगे। अगर फोर्स जो है वो टेंशन वाला लग रहा होगा तो स्ट्रेस जो वहां पर होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और लोड अगर या फोर्स जो है वो आपका कंप्रेशन वाला लग रहा होगा तो वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन
when the load is applied। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि भाई चेंज जो है वो कितना आया है। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो हमने वो वायर वाला एग्जांपल देखा था सपोज, ठीक है, मान लो ये मैंने वायर लिया, इसको दोनों साइड से मैंने पकड़ के खींच दिया, इस पे कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लग रहा है यानी कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस लग रहा होगा, तो ये स्ट्रेस लग रहा है। अब ये स्ट्रेस लगने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो ये इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, और मैंने जो फोर्स है वो अभी भी यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेरी लेंथ इसमें इंक्रीज हुई है, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मान लो मैंने कह दिया डेल्टा एल। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि आपका जो लेंथ है वो कितना चेंज हुआ है और ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे चेंज इन लेंथ नहीं कहते, इसको चेंज इन डायमेंशन कह देते हैं। ठीक है, बिकॉज लेंथ भी हो सकता है, ये एरिया भी हो सकता है, मतलब लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज हम ये वाला ही केस ले रहे हैं वायर का, तो वायर के केस में क्या चेंज हुई है, इसकी लेंथ चेंज हुई है, तो डेल्टा एल से जो है इसकी लेंथ चेंज हुई होगी, और ओरिजिनल डायमेंशन मान लो इसकी एल थी, ये वाली जो थी इसकी एल थी, तो डेल्टा एल बाई एल जो है वो आपका क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। और इस स्ट्रेन को सिंबल से हम एप्सिलॉन से कभी कभी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पता नहीं इसमें एनसीईआरटी में दिया ही नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ई से मतलब एप्सिलॉन से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्ट्रेन को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि जैसे मान लो अभी तो हम वायर को खींच रहे थे, लेकिन हम क्या करें, अब वायर को सपोज अगर हम इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं, अगर हम वायर को क्या करने लग जाए, वायर को छोड़ो, ये कोई रॉड है हमारे पास, क्योंकि वायर तो मुड़ जाएगा ना अगर पतला होगा तो। ये सपोज मेरे पास एक मेटल की रॉड है, और इस मेटल की रॉड पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा हूँ, यानी कि कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूँ। तो कंप्रेसिव लोड जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है, मतलब ये जो आपको लेंथ दिख रही है, ये हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा चेंज इन लेंथ हुआ है वो इतना हुआ है, ये मतलब लेंथ यहाँ पर कम हुई है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा एल होता है, बेसिकली डेल्टा एल क्या होता है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, यानी कि फाइनल आपकी लेंथ यहाँ पर कितनी हुई है लोड लगाने के बाद, या लोड मतलब लोड लगाने के बाद जो भी है, और माइनस जो उसकी ओरिजिनल थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला केस था जिसमें हमने क्या करा था, खींचा था, बाद में सपोज इसकी लेंथ जो है एल फाइनल हो गई, और ये वाली जो थी एल इनिशियल थी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइडेड बाय एल इनिशियल। तो ये हमारा कब था, जब हम स्ट्रेच कर रहे थे, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे थे। लेकिन मान लो मैंने एक रॉड का एग्जांपल ऐसे ले लिया कि अब हम उसमें कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, यानी कि उसकी लेंथ कम हो रही है। तो लेंथ अगर यहाँ पर कम होती है, ठीक है, इन केस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये भी आपका डेल्टा एल बाई एल होगा, और डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो एल फाइनल माइनस एन एल इनिशियल हो गई डिवाइडेड बाई एल इनिशियल। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि जब हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और उसकी जो डायमेंशन है वो छोटी हो जाती है, तो जो हमारी फाइनल डायमेंशन है वो कम हो जाती है एज कंपेरिजन टू इनिशियल डायमेंशन। मान लो इनिशियली इसकी लेंथ जो थी वो आपकी थी 10 मीटर, और फाइनल जो इसकी लेंथ थी वो हो गई आपकी 9.9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनल लेंथ कम हो गई कंप्रेसिव लोड लगाने के वजह से, क्योंकि जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तब तो लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो इस वाले केस में होगा क्या, जो आपका डेल्टा एल है, यानी कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल,
एल फाइनल कितना 9.9 है -10, तो इसको जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा -0.1 मीटर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है जब आप यहाँ पर कंप्रेसिव लोड लगाते हो, ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो यहाँ पर क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो बस इतना ही मेरे को बताना था, नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव आपको स्ट्रेन की अगर वैल्यू दी है, इसका मतलब ये है कि उसकी डायमेंशन जो है वो कम हुई होगी, यानी कि मतलब ये है कि उस पर क्या लगा है, कंप्रेसिव लोड लगा है, ठीक है। और पॉजिटिव आ रही है कि मतलब उसमें क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ है या एलोंगेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रेन के बारे में हो गया। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेन है और वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है। तो अब आप बताओ, क्या ये चीज आपको क्लियर है स्ट्रेन के बारे में? पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, बताओ। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, चलो। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। तो यहाँ पर जो है, एक होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, और इसी को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इस वाले स्ट्रेस का बेसिकली मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या करा, सपोज कोई एक सिलेंडर लिया, जरूरी नहीं है कि सिलेंडर हो, क्यूबॉइड, क्यूब, कुछ भी शेप हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर कर लिया। अब इस सिलेंडर को आपने नीचे से क्या करा है, बिल्कुल अच्छे से चिपका के रख दिया है, ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना हिले। और अगर ऐसी कंडीशन होती है और आप यहाँ पर इसके सबसे ऊपर वाले सरफेस के पास जो है आप कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, ये जो आपका नीचे से है, नीचे से तो वो वैसे ही जुड़ा रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या होगा, ऊपर से ये थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली डिफॉर्मेशन तो हुआ है, मेरा शेप के अंदर डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सिलेंडर का जो एक्सेस था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये वाली जो डिफॉर्मेशन होती है, इसी इसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। और शेयरिंग का मतलब होता है बेसिकली बीच में से किसी भी चीज को काट देना। तो यहाँ पर लाइक ये स्ट्रेस को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो शेयरिंग बेसिकली यहां से हो जाएगी, और हो सकता है कि सिलेंडर यहां से टूट जाए, ठीक है। कोई भी मेटल का ये सिलेंडर हो सकता है। तो ये जो है, ये आपका क्या हो गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है बेसिकली इसको हम थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई आपने जो यहाँ पर फोर्स लगाया है, उस फोर्स से जो इसका ओरिएंटेशन है वो कितने एंगल पर चेंज हुआ है। तो जितने भी एंगल पर चेंज होता है, ठीक है, ये तो आपका स्ट्रेन हो गया। तो शेयरिंग स्ट्रेस जो है, शेयरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है सिग्मा शेयरिंग, ठीक है, सिग्मा शेयरिंग की जो यहाँ पर वैल्यू है, सिग्मा शेयरिंग स्ट्रेस की, वो तो आपकी फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगी। फोर्स ये हो गया और एरिया आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये तो इतना रहेगा, लेकिन इसका जो स्ट्रेन होता है, यानी कि ये जो आपका शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है, ये आपका होता है टेन थीटा के बराबर। यानी कि थीटा जो है जितना चेंज हो उसका अगर आप टेंजेंट कैलकुलेट कर लेते हो, तो टेन थीटा जो है आपको क्या देता है, यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू देता है। तो यहां से मान लो ये डेल्टा एक्स अगर चेंज हुआ है और ये अगर एल लेंथ है, तो यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर एक्स बाय एल हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एक्स बाय एल हो जाएगा। चलो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 8:25 पे आ जाना वापस से।